हेलो एवरीवन। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम क्लास 10 बायोलॉजी के दो चैप्टर्स लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और अब इस कैप्सूल में हम समझने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर, चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस को। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर कैप्सूल। तो जैसा कि हमें पता है इस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि इस चैप्टर में हमें समझना है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए क्विकली समझ लेते हैं रिप्रोडक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है। रिप्रोडक्शन में री का मतलब होता है रिपीट, यानी कि बार बार दोहराना, और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, यानी कि उत्पादन करना। सो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को यानी कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन में जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। अब चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या रिप्रोडक्शन किसी इंडिविजुअल के लिए जरूरी प्रोसेस है? नहीं, रिप्रोडक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यानी कि इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल भी एसेंशियल यानी कि जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी स्पीशीज की बात करूं यानी कि ग्रुप की बात करूं, तो स्पीशीज के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही एसेंशियल है, जरूरी है। तो जैसा कि हम सभी को पता है रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, जिस वजह से जो स्पीशीज है उनका नंबर मेंटेन रहता है, यानी कि जो स्पीशीज है वो कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं होती, जिस वजह से अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू रहती है। सो अभी तक हमने समझा रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम स्पीशीज की बात करें तो उनके लिए बहुत जरूरी प्रोसेस है, क्योंकि रिप्रोडक्शन की मदद से पॉपुलेशन मेंटेन रहती है और अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू रहती है। अब चलिए इस इमेज को हम ध्यान से देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब आपस में सिमिलर हैं, और हमें पता है हम भी अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। बट ये सिमिलैरिटी क्यों आती है? Why do organisms look similar? अब अगर हम मंकीज की बात करें या फिर पेरेंट और ऑफस्प्रिंग की बात करें, तो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग आपस में सिमिलर होते हैं, यानी कि जो उनका बॉडी डिजाइन है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सिमिलर होता है। सो अगर दो ऑर्गेनिजम्स आपस में सिमिलर है तो इसका मतलब जो उनका बॉडी डिजाइन है वो भी सिमिलर है। बट दो ऑर्गेनिजम्स का यानी कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का बॉडी डिजाइन सिमिलर क्यों होता है? तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉडी डिजाइन की इंफॉर्मेशन कहाँ पर प्रेजेंट होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी शेप, बॉडी साइज, कलर, हाइट, इन सब की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारे सेल में प्रेजेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स में। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर होती है हमारी बॉडी डिजाइन की इंफॉर्मेशन। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी साइज क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सब की इंफॉर्मेशन कंट्रोल और स्टोर करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल के न्यूक्लियस में। सो अगर पेरेंट और ऑफस्प्रिंग दोनों सिमिलर है तो इसका मतलब उनका बॉडी डिजाइन सिमिलर है, और अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो इसका मतलब पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के डीएनए मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सिमिलर है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि डीएनए मॉलिक्यूल्स तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो वो बॉडी डिजाइन को कैसे कंट्रोल करते हैं? अब डीएनए कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, और इन प्रोटीन्स की मदद से जो बॉडी डिजाइन है वो डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि डिसाइड किया जाता है। सो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली बॉडी डिजाइन को कंट्रोल नहीं करते। डीएनए कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं
और उन प्रोटीन से डिटरमाइन होता है बॉडी डिजाइन। अब ये जो पॉइंट है ये हम हेरिडिटी चैप्टर में डिटेल में समझने वाले हैं, बट अभी के लिए हमें इतना फोकस करना है कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का डीएनए सेम होता है, इसी वजह से दोनों के बीच सिमिलैरिटीज होती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो पेरेंट है वो अपना डीएनए आगे ऑफस्प्रिंग को पास ऑन कर देता है? नहीं, पेरेंट अपना डीएनए ऑफस्प्रिंग को पास ऑन नहीं करता, लेकिन अपने डीएनए की एक और कॉपी ऑफस्प्रिंग को पास ऑन करता है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम समझने वाले हैं डीएनए कॉपिंग एंड वेरिएशंस के बारे में, जो आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक समझाया हुआ है। अभी तक हमने समझा रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स बर्थ देते हैं ऑर्गेनिज्म को। अब पेरेंट और ऑर्गेनिज्म आपस में सिमिलर इसीलिए होते हैं क्योंकि इन दोनों का डीएनए सेम होता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए कॉपिंग है वो बेसिक इवेंट होता है रिप्रोडक्शन का, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने से पहले डीएनए कॉपिंग प्रोसेस परफॉर्म करता है। बट ये डीएनए कॉपिंग क्या होती है, चलिए समझते हैं। डीएनए कॉपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेल है वो अपने डीएनए की एक और कॉपी बना लेता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिप्रोड्यूसिंग सेल है। रिप्रोड्यूसिंग का मतलब है कि ये डिवाइड करेगा और दो नए सेल्स फॉर्म करेगा, यानी कि रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा। अब रिप्रोडक्शन से पहले यहाँ पर जो सेल है वो अपने डीएनए की एक और कॉपी बनाएगा, जिस वजह से इस सेल के अंदर दो डीएनए कॉपी प्रेजेंट हो जाएंगे। अब डीएनए कॉपीइंग के साथ साथ जो सेलुलर एपरेटस है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सब भी अपनी एडिशनल कॉपी बना लेते हैं और फिर ये सेल फाइनली डिवाइड करता है, जिससे जो नए सेल्स बनते हैं उनमें डीएनए की एक एक कॉपी पास ऑन हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यू सेल्स हैं और जो पेरेंट सेल हैं, दोनों ही आपस में सिमिलर हैं क्योंकि दोनों में सेम डीएनए प्रेजेंट है, जो आगे पास ऑन हुआ है डीएनए कॉपिंग प्रोसेस की मदद से। बट यहाँ पर अभी जो हमने डीएनए कॉपिंग देखी, ये एक्चुअली में इतनी सिंपल नहीं होती। डीएनए कॉपिंग प्रोसेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिस वजह से थोड़े बहुत एरर्स भी आ जाते हैं। यानी कि जब कोई सेल अपने डीएनए की एक और कॉपी बनाता है तो उस वक्त डीएनए में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं और उन चेंजेस, उन एरर्स की वजह से जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेरिएशन आती है। अभी तक हमने समझा जो डीएनए कॉपिंग प्रोसेस है वो परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होता, जिस वजह से डीएनए में थोड़े से एरर्स आ जाते हैं, यानी कि चेंजेस आ जाते हैं। अब इन एरर्स की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उनमें वेरिएशन आ जाती है। बट ये वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। जब डीएनए कॉपिंग के दौरान एरर्स आते हैं तो उन एरर्स की वजह से जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ नए चेंजेस देखे जाते हैं, जिनको हम वेरिएशन बोलते हैं। अब ये जो वेरिएशन है यूजफुल भी हो सकती है या फिर हार्मफुल भी हो सकती है, बट मोस्टली ये यूजफुल ही होती है। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं डॉग्स का। हम सभी ने हमारे आसपास डॉग्स तो देखे ही होंगे। अब जब हम अलग अलग जगह पर जाते हैं तो हमें अलग अलग तरह के डॉग्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम किसी हॉटर क्लाइमेट वाली जगह पर जाते हैं, यानी कि गर्म जगह पर जाते हैं, तो वहां पर जो डॉग्स होते हैं उनका जो फर होता है वो काफी थिन होता है। लेकिन अगर हम किसी ठंडी जगह पर जाएंगे तो वहां पर जो डॉग्स होंगे उनका जो फर होगा वो काफी थिक होगा। तो ऐसा क्यों? गर्म जगहों पर जो डॉग्स मिलते हैं उनको हॉटर क्लाइमेट से अडेप्ट करना होता है, इसीलिए उनका जो फर कोट होता है इतना थिक नहीं होता। लेकिन ठंडी जगहों पर ठंड से बचने के लिए वहां पर जो डॉग्स हैं उनका जो फर कोट है काफी थिक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डॉग्स हैं उनमें वेरिएशंस प्रेजेंट है और इन वेरिएशंस की मदद से वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से बेटर अडेप्ट कर पा रहे हैं, जिस वजह से स्पीशीज के सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज हो गए हैं।
सो वेरिएशन इंक्रीजेस सर्वाइवल चांसेस ऑफ अ स्पीशीज। जो वेरिएशंस है वो स्पीशीज के सर्वाइवल चांसेस को बहुत इंक्रीज कर देते हैं। अभी तक हम समझ चुके हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपीइंग प्रोसेस होता है और डीएनए कॉपीइंग से वेरिएशंस आती हैं और वेरिएशंस की मदद से जो स्पीशीज है उनके सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है ये तो हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आपको याद होगा छोटी क्लासेस में हमने समझा था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हमने समझे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लास 10th में भी हमें इन दोनों टाइप्स को अच्छे से डिटेल में समझना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल का क्या मतलब होता है? एसेक्सुअल में ए का मतलब है एब्सेंस और सेक्सुअल में सेक्स का मतलब है जेंडर, यानी कि मेल एंड फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो अलग अलग जेंडर मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है ऐसे रिप्रोडक्शन में। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जन्म देता है नए ऑर्गेनिज्म को, नए ऑफस्प्रिंग को। अब जैसा कि हमने समझा था रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट होता है डीएनए कॉपिंग। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी कि सिंगल पेरेंट का डीएनए ही इन्वॉल्व है। इस रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के और ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम क्लोन्स बोलते हैं। क्लोन्स वो ऑफस्प्रिंग है जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के। अब क्योंकि इस प्रोसेस में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल और रैपिड मेथड है रिप्रोडक्शन का, यानी कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी होने वाला प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, या फिर कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लांट्स एंड सम एनिमल्स। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें पहला टाइप है फिजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है रीजेनरेशन, चौथा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पांचवा है बडिंग और आखिरी है स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टोटल 6 टाइप्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से डिटेल में समझना है और ये सारे ही टाइप्स आपकी बुक में यहाँ पर, इसके नेक्स्ट पेज, इसके नेक्स्ट पेज और इसके भी नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक समझाए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहला टाइप है फिजन। अब फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट डिवाइड करता है दो नए सेल्स में, यानी कि दो नए ऑर्गेनिजम्स में। अब जो फिजन है वो मोस्टली शो करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी तक हमने समझा फिजन का मतलब है डिवीजन और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है नए ऑर्गेनिजम्स में। अब जो फिजन है वो शो करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से ही बने होते हैं, जैसे कि अमीबा या फिर बैक्टीरिया जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो फिजन है वो भी अलग अलग तरह से होता है, जैसे कुछ पेरेंट ऑर्गेनिज्म यानी कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो आइडेंटिकल नए सेल्स बनाते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं और ऐसे फिजन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन।
बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिजन का मतलब अभी हमने समझा था होता है डिवीजन। सो बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करता है इक्वली इनटू 2 न्यू डॉटर सेल्स। जो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको डॉटर सेल्स बोलते हैं। अब क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है इसलिए डॉटर सेल्स बोलते हैं। सो बाइनरी फिजन अलग अलग टाइप के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा हमें पता है एक टाइप का प्रोटोजोआ है जो एक सिंगल सेल से ही बना होता है। अब चलिए समझते हैं कि अमीबा बाइनरी फिजन कैसे परफॉर्म करता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अमीबा लिया हुआ है जो एक पेरेंट सेल है। पेरेंट यहाँ पर इसको इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बाइनरी फिजन परफॉर्म करने वाला है। अब ये जो अमीबा है ये सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, यानी कि अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होके दो नए न्यूक्लियस फॉर्म करेगा। और इस स्टेज पे आप देख सकते हैं एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस डिवीजन के बाद फाइनली जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा, जिस वजह से दो नए डॉटर सेल्स यानी कि दो नए डॉटर अमीबा बन जाएंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दो नए डॉटर सेल्स हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं अपने पेरेंट सेल के, यानी कि ये जो दो नए डॉटर सेल्स हैं ये क्लोन्स हैं पेरेंट के। अब अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इसीलिए जब ये बाइनरी फिजन परफॉर्म करता है सो जो डिवीजन है वो किसी भी प्लेन में हो जाती है। लेकिन अगर हम लेशमैनिया की बात करें तो इसकी शेप डेफिनेट होती है, इसीलिए इसमें जो बाइनरी फिजन है वो भी एक डेफिनेट प्लेन में होती है। सो इन लेशमैनिया फिजन अकर्स इन अ डेफिनेट प्लेन। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे प्रोटोजोआ की जो हमें मलेरिया कर देता है, यानी कि प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से हमें मलेरिया जैसी बीमारी होती है। अब अगर मैं प्लाज्मोडियम की बात करूं तो प्लाज्मोडियम डिवाइड करता है दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में, और ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब होता है मेनी और फिजन का मतलब है डिवीजन। सो मल्टीपल फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लाज्मोडियम जैसे प्रोटोजोआ दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं। सो फिजन के बारे में हमने समझा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं नए डॉटर सेल्स। अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन के बारे में समझने से पहले चलिए जान लेते हैं कि फ्रेगमेंटेशन कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। सो फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हैं, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट होता है। सो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इनकी बॉडी बहुत सिंपल है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अब इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब चलिए फ्रेगमेंटेशन का मतलब जान लेते हैं। सो फ्रेगमेंटेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा वर्ड फ्रेगमेंट, जिसका मतलब होता है पीसेस। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में यानी कि मल्टीपल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और हर एक पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाता है, जैसे कि देखा जाता है स्पाइरोगायरा में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इमेज ली हुई है स्पाइरोगायरा की। सो स्पाइरोगायरा विल अंडरगो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले ये मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड फिर ग्रेजुअली हर एक फ्रेगमेंट डेवलप होगा नए स्पाइरोगायरा में। सो इस तरह से जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेगमेंटेशन की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब चलिए थर्ड टाइप डिस्कस करते हैं जो है रीजनरेशन को। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि रीजनरेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं।
सो रीजनरेशन परफॉर्म करते हैं फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है, सो जो ब्रोकन पार्ट है उससे नया बॉडी पार्ट यानी कि ऑर्गन या फिर टिश्यू डेवलप हो सकता है। रीजनरेशन में री का मतलब है रिपीट और जनरेशन का मतलब होता है जनरेट करना। सो अगर कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस बॉडी पार्ट से दोबारा नए बॉडी पार्ट को डेवलप किया जा सकता है, यानी कि रीजनरेट किया जा सकता है। सो रीजनरेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अगर कट हो जाता है मल्टीपल पीसेस में, सो हर एक पीस से एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर सकता है। अब जैसा कि आप इस प्लेनेरिया को देख सकते हैं, अगर ये मल्टीपल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है सो हर एक पीस से एक नया प्लेनेरिया ग्रो हो जाएगा। बट फिर फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या हुआ, चलिए समझते हैं। रीजनरेशन में स्पेशलाइज्ड सेल्स की जरूरत होती है जिनको बोलते हैं रीजनरेटिव सेल्स। इन सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है एक नया ऑर्गन या फिर टिश्यू बनाने की। लेकिन रीजनरेटिव सेल्स फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होते। रीजनरेशन एक टाइप का हीलिंग प्रोसेस है, यानी कि इस प्रोसेस में जो ब्रोकन पार्ट है वही रीग्रो होता है। अब जैसे अगर लिजर्ड की टेल कट हो जाती है तो जो लिजर्ड की बॉडी है उसमें एक नई टेल रीग्रो हो जाएगी, लेकिन टेल से नई लिजर्ड रीग्रो नहीं होगी। सो जो रीजनरेशन है वो फुल्ली रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, उसमें से ब्रोकन पार्ट ही रीग्रो होता है। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें कंप्लीटली नया इंडिविजुअल यानी कि नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें वेजिटेटिव वर्ड है जो हम यूज करते हैं प्लांट रिलेटेड टॉपिक्स के लिए। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो देखा जाता है प्लांट्स में, यानी कि प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बट प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो जैसा कि हमें पता है प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे रूट्स, स्टेम्स या फिर लीव्स। सो अगर प्लांट के इन्हीं पार्ट से कोई नया प्लांट ग्रो हो जाता है सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कि अगर प्लांट्स में स्टेम की मदद से कोई नया प्लांट ग्रो हो जाता है तो इसका मतलब प्लांट्स ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड को यूज किया है। अब ये जो प्रोसेस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। सो इसका मतलब इस प्रोसेस के दौरान जो नए प्लांट्स बनेंगे वो भी जेनेटिकली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट प्लांट के। सो द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग है यानी कि जो नए प्लांट बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के। अब चलिए इस प्रोसेस को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक लीफ की इमेज ली हुई है। अब ये जो लीफ है ये है ब्रायोफाइलम प्लांट की। बट ये जो लीफ है ये बहुत स्पेशल है। आप देख सकते हैं इस लीफ के मार्जिन्स पे छोटे छोटे बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स धीरे धीरे करके ग्रो करती हैं एंड फाइनली एक नए प्लांट में ग्रो कर जाती हैं। सो अलग अलग प्लांट्स अलग अलग तरीकों से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं और अपने ही जैसे जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बहुत सी एडवांटेजेस हैं, जैसे जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं उन प्लांट्स में फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आते हैं। यहाँ तक कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को सीडलेस फ्रूट्स की प्रोपगेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अब जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीडलेस फ्रूट्स बनाते हैं जैसे कि बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स। सो ऐसे फ्रूट्स की प्रोपगेशन के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज किया जाता है।
हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो जर्मिनेट करते हैं सीड से, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें सीड्स ही नहीं आते। सो ऐसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से। और इनफैक्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से आर्टिफिशियली हम ग्राफ्टिंग और लेयरिंग करते हैं और शुगर केन और रोजेस जैसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस की मदद से। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है बडिंग। बडिंग क्या होता है? बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म बड की मदद से डेवलप करता है एक नया ऑर्गेनिज्म। बट बडिंग को समझने के लिए हमें बड का मतलब पता होना चाहिए। अब ये बड क्या होती है? पेरेंट ऑर्गेनिज्म पे एक स्पेरिकल आउटग्रोथ बन जाती है। स्पेरिकल आउटग्रोथ का मतलब है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उस पे बाहर की तरफ एक ग्रोथ बनने लगती है और उस ग्रोथ को हम बोलते हैं बड। अब ये जो बड है ये बहुत स्पेशल होती है क्योंकि इस बड के अंदर कुछ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये सेल्स बहुत जल्दी जल्दी रिपीटेड सेल डिवीजन करते हैं और डेवलप कर जाते हैं एक नए ऑर्गेनिज्म में। सो बहुत से ऑर्गेनिजम्स बडिंग की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? हाइड्रा एक टाइप का एनिमल है जो रिप्रोड्यूस करता है बडिंग से। चलिए समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले हाइड्रा पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो टेंटिकल्स है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनकी मदद से ये जो एनिमल है ये फूड को एंट्रैप करता है। बट अभी हमें फोकस करना है बड पे। हाइड्रा की बॉडी सरफेस पे एक आउटग्रोथ बनती है जिसको हम बड बोलते हैं। इस बड के अंदर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यानी कि ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की। सो यहाँ पर जो बड है वो पेरेंट हाइड्रा से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे ग्रो कर जाता है एक नए हाइड्रा में। अब ये जो नया हाइड्रा बना है जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा सो ये अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से फाइनली डिटैच हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। सो इस तरह से हाइड्रा बडिंग को परफॉर्म करता है। अब दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ईस्ट जो कि एक फंगस है। ईस्ट भी बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करता है। बट ये स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स छोटे छोटे सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्पोर्स के अंदर पेरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है, यानी कि बॉडी डिजाइन की इंफॉर्मेशन होती है। अब चलिए स्पोर फॉर्मेशन को समझते हैं राइजोपस के एग्जाम्पल की मदद से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने राइजोपस यानी कि ब्रेड मोल्ड की इमेज ली है। सो राइजोपस जब रिप्रोड्यूस करता है तो ये छोटे छोटे ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, यानी कि स्पोर सैक। स्पोरेंजियम या फिर स्पोर सैक वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं और इन स्पोर्स के अंदर पेरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए प्रेजेंट होता है। जब ये स्पोर्स फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं सो ये जो स्पोरेंजियम है यानी कि जो स्पोर सैक है ये बर्स्ट होता है और ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर एयर में रिलीज हो जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं यानी कि जब वार्म और ह्यूमिड टेम्परेचर होता है सो ये जो स्पोर्स हैं ये फाइनली जर्मिनेट करते हैं और ग्रो कर जाते हैं नए ऑर्गेनिज्म में, यानी कि नए राइजोपस में। सो स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्पोर्स की मदद से ग्रो करता है नए ऑर्गेनिज्म में। अब राइजोपस के अलावा फर्न्स और मॉसेस जैसे प्लांट्स भी स्पोर फॉर्मेशन की मदद से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सो इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक
दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं सेक्सुअल वर्ड का क्या मतलब होता है। सेक्सुअल में सेक्स का मतलब अभी हमने समझा था होता है जेंडर, यानी कि मेल एंड फीमेल। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक पेरेंट मेल होता है और दूसरा पेरेंट फीमेल होती है। बट अभी हमने समझा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही सिंपल है। तो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों परफॉर्म करते हैं, चलिए समझते हैं। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था, डीएनए कॉपिंग के दौरान एरर्स आते हैं और इन एरर्स से ऑर्गेनिजम्स में छोटी छोटी वेरिएशंस आती हैं। बट ये जो वेरिएशंस है ये हमारे सर्वाइवल के लिए इनफ नहीं है। सो वेरिएशंस को इंक्रीज करने के लिए या फिर फास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो वेरिएशंस को स्पीड अप करने के लिए दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का डीएनए कंबाइन किया जाता है, जिससे जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें नया डीएनए बनता है और उस वजह से नए ट्रेट्स आते हैं, यानी कि नए कैरेक्टर्स आते हैं। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं ये हमारे सर्वाइवल चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे इवेंचुअली स्पीशीज की एवोल्यूशन होती है, यानी कि विकास होता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का डीएनए कंबाइन होता है, जिस वजह से जो नया ऑर्गेनिज्म है उसमें नए ट्रेट्स देखे जाते हैं, यानी कि नए कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, जिस वजह से सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बट ये जो प्रोसेस है ये इतना सिंपल नहीं है, चलिए समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सेल प्रेजेंट हैं। ये जो सेल है ये मेल बॉडी का सेल है और यहाँ पर ये जो सेल है ये फीमेल बॉडी का सेल है। सो अगर सिंपली ये दोनों सेल कंबाइन कर जाते हैं तो जो नया सेल बनेगा उसमें डीएनए अमाउंट डबल हो जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो जैसा कि आपने अभी देखा, अगर सिंपली मेल और फीमेल बॉडी के सेल कंबाइन होते हैं तो जो रिजल्टेंट सेल बनेगा उसमें डीएनए अमाउंट डबल हो जाएगा, जिस वजह से जो सेलुलर फंक्शंस है वो एक्यूरेट नहीं होंगे, डिसरप्ट हो जाएंगे। सो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस डिफिकल्टी को सॉल्व किया जाता है स्पेशलाइज्ड सेल्स की मदद से, जिनको बोलते हैं गैमीट्स। गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस and have half the number of chromosomes. गैमीट्स वो स्पेशल सेल्स हैं जो मियोसिस से बनते हैं और इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। अब इस पॉइंट को समझने से पहले चलिए समझते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जब कोई सेल डिवाइड करता है यानी कि रिप्रोड्यूस करता है तो जो उसका डीएनए है वो कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होने के बाद रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। यहाँ पर जो सेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ये मियोसिस परफॉर्म करेगा। अब मियोसिस क्या होता है, तो जैसा कि आपने क्लास 9th में समझा था, सेल डिवीजन दो टाइप की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें जब सेल डिवाइड करता है और नए सेल्स बनाता है तो नए सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। यानी कि अगर हम सपोज करें कि इस सेल में अगर 4 क्रोमोसोम्स हैं, जो नए सेल्स बनेंगे मियोसिस के बाद उनमें 2 ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर जो सेल है वो मियोसिस करेगा और बनाएगा स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको हम बोलते हैं गैमीट्स। फॉर एग्जाम्पल मेल बॉडी में जो सेल है वो मियोसिस करेंगे और बनाएंगे मेल गैमीट, जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और फीमेल बॉडी में जो रिप्रोड्यूसिंग सेल है वो मियोसिस करेगा और सिमिलरली यहाँ पर बनेगा फीमेल गैमीट, जिसमें अगेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब जब ये दोनों सेल्स यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, जिसमें जो सेल्स होंगे उनके अंदर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर से एग्जैक्टली सेम होंगे। अब चलिए इस पॉइंट को समझते हैं हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल को कंसिडर करके। तो जैसा कि हमें पता है ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्स की।
सो मेल बॉडी विल फॉर्म मेल गैमीट, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। अब ये जो मेल गैमीट है, ये जो स्पर्म है, इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और सिमिलरली जो फीमेल बॉडी है वो बनाएगी फीमेल गैमीट यानी कि ओवम, और इसके अंदर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। जैसा कि हमने छोटी क्लासेस में समझा है, ह्यूमंस के अंदर टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं गैमीट के क्रोमोसोम नंबर की, स्पर्म में होंगे 23 क्रोमोसोम्स और ओवम में भी होंगे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि जो गैमीट्स हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। जब मेल गैमीट यानी कि स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो बनेगा एक नया सेल, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, और जाइगोट के अंदर होंगे 46 क्रोमोसोम, जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल बॉडी है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाती है, जिनको बोलते हैं हम गैमीट्स। गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, जिससे जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो और जो जाइगोट बने उसमें नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर अचीव हो, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट के एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर के इक्वल हो। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है, देन दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं। ये जो प्रोसेस है ये काफी स्लो है और कॉम्प्लेक्स है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज अ वेरी स्लो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि इसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो एसेक्सुअल प्रोसेस है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो सिंपल और रैपिड मेथड है। लेकिन अगर मैं बात करूं वेरिएशन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा वेरिएशन आती है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसा कि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक दिया हुआ है। प्लांट्स में सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स वो ऑर्गन्स हैं जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब फ्लावर्स में बहुत सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर को, और शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट से, जिसको हम बोलते हैं सेपल्स। अब ये सेपल्स क्या होते हैं? जब हम फ्लावर को देखते हैं तो हमें फ्लावर में छोटी छोटी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेपल्स। बट इन सेपल्स का क्या यूज है? जब फ्लावर अपनी बडिंग स्टेज पे होता है, यानी कि जब फ्लावर ग्रो कर रहा होता है, तो उस वक्त जो सेपल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। Sepals are outermost green leaf-like structure of the flower. They protect the flower in the bud stage. जो sepals हैं वो सबसे बाहर की तरफ हरे रंग के leaf-like structure होते हैं, जो protect करते हैं flower को उसकी bud stage पे। अब जब हम flower को देखते हैं तो हमें brightly colored structures दिखाई देते हैं, जिनमें से अलग-अलग तरह की fragrance आती है। ऐसे part को हम बोलते हैं petals, यानी कि फूल की पत्तियां। अब ये जो पेटल्स हैं ब्राइट कलर्ड होती है, यानी कि इनके अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे येलो, पिंक, व्हाइट, और इनमें से अलग अलग तरह की खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है। बट पेटल्स इतने ब्राइट कलर्ड और सेंटेड क्यों होते हैं? जो फ्लावर्स हैं उनको पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। इसीलिए पेटल्स का कलर ब्राइट होता है और ये सेंटेड होते हैं, यानी कि इनमें से फ्रेग्रेंस आती है। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको स्टेमन बोलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं एक फ्लावर में बहुत सारे स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए एक स्टेमन को यहाँ पर एक बार मैग्नीफाई करके इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेमन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं एंथर और सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं फिलामेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंथर की।
एंथर का क्या रोल होता है? सो एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। सो अगर हम एंथर को कट करेंगे तो हमें ये क्रॉस सेक्शन मिलेगा जिसमें छोटे छोटे स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। इन स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। आप सब ने अगर कभी फ्लावर को टच किया हो तो हम देखते हैं कि हमारी फिंगर पर कुछ येलोइश डस्ट लग जाता है। तो जो येलोइश डस्ट होता है वो होते हैं पोलन ग्रेन्स। एक एंथर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब जैसा कि हम सभी ने समझा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट रिक्वायर्ड होते हैं। सो पोलन ग्रेन्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमीट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर जो ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं मेल गैमीट्स। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मेल गैमीट्स नहीं है, लेकिन पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमीट्स। और साथ ही हमें याद रखना है कि एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमीट्स होते हैं। सो अभी तक हमने समझा एंथर प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स के अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स। फ्लावर्स में मेल गैमीट्स को मेल गैमीट्स ही बोलते हैं, कोई अलग स्पेशलाइज्ड टर्म यूज नहीं करते। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं फिलामेंट के रोल को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो फिलामेंट है एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसने एंथर को उसकी पोजीशन पे होल्ड किया हुआ है। सो फिलामेंट इज अ स्टॉक दैट होल्ड्स द एंथर। फिलामेंट एक स्टॉक है जो एंथर को होल्ड करके रखता है उसकी पोजीशन पर। अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए आगे चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ जिसको पिस्टल बोलते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टल। अब पिस्टल में आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं पिस्टल के डिफरेंट पार्ट्स को। तो सबसे पहला पार्ट जो बॉटम में यानी कि नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। अब जो ओवरी है वो नीचे से सोलन होती है यानी कि फूली हुई होती है। ओवरी के बाद जो मिडल इलोंगेटेड पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो एंड पार्ट है जो काफी स्टिकी होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। अब ओवरी पे आप फोकस कीजिए। ओवरी के अंदर जो येलो कलर्ड पार्ट है उसको हम बोलते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल वो पार्ट है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल गैमीट यानी कि एग सेल। सो यहाँ पर ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एग सेल। सो अभी तक हमने देखा पिस्टल के तीन पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एग सेल। अब यहाँ पर आप एग सेल के अलावा भी और भी स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे। अभी हमें सिर्फ इन्हीं पार्ट्स पे फोकस करना है, बाकी पार्ट्स के बारे में हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। सो एक ओवरी के अंदर बहुत से ओव्यूल्स होते हैं और एक ओव्यूल के अंदर एक ही एग सेल होता है। सो इसी के साथ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हमारे सराउंडिंग में अलग अलग प्लांट्स होते हैं और अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप के फ्लावर्स आते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स में जो फ्लावर्स आते हैं उनमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टल प्रेजेंट होगा। अब ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेक्सुअल में सेक्स है यानी कि जेंडर। सो फ्लावर में सिंगल जेंडर ही प्रेजेंट होगा, या तो स्टेमन प्रेजेंट होंगे या फिर पिस्टल प्रेजेंट होगा। सो ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। जैसे कि जो वाटरमेलन प्लांट है उस पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं, पपाया प्लांट पे भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं। अब चलिए बात करते हैं ऐसे फ्लावर्स की जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्टेमन भी प्रेजेंट होते हैं और पिस्टल भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फ्लावर्स जिनमें दोनों सेक्स यानी कि स्टेमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं।
जैसे कि हिबिस्कस फ्लावर, जिसको चाइना रोज भी बोलते हैं। जो हिबिस्कस है वो एक बायसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें स्टेमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बारे में हम सभी ने छोटी क्लासेस में समझ रखा है, तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट बन चुके हैं, और यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि जो पिस्टल है उसमें ओव्यूल प्रेजेंट है और ओव्यूल में एग सेल प्रेजेंट है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेल गैमीट्स हैं उनको फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होना होगा, कंबाइन होना होगा, इसीलिए पोलन ग्रेन्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ट्रांसफर करना भी जरूरी है। बट ये ट्रांसफर कैसे होता है, चलिए देखते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं, जो एंथर है वो बर्स्ट हो जाता है और पोलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं, और इस ट्रांसफर को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स एंथर से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा तक फ्लावर के, और इस पूरे प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब अगर पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में होता है तो उस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जिनमें स्टेमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक ही ट्रांसफर होते हैं, और ऐसे पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और अगर पॉलिनेशन दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होता है उस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जो देखा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में। ऐसे फ्लावर्स जिनमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, ऐसे फ्लावर्स के बीच में होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की भी जरूरत होती है, जैसे वाटर, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, जिनकी मदद से पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कंप्लीट होता है। पॉलिनेशन की मदद से जो पोलन ग्रेन्स है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचते हैं और स्पेसिफिकली स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का वो कंप्लीट होता है। बट ये कैसे होता है, चलिए आगे चल के समझते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो है डबल फर्टिलाइजेशन। अब जैसा कि अभी हमने देखा, जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पर लैंड कर चुके हैं यानी स्टिग्मा तक पहुंच चुके हैं। अब इन पोलन ग्रेन्स में जो मेल गैमीट है उनको पहुंचना है फीमेल गैमीट तक यानी कि एग सेल तक। तो वो कैसे पहुंचेंगे, तो सबसे पहले पोलन ग्रेन से जर्मिनेट होगी पोलन ट्यूब। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि स्टिग्मा के ऊपर सिर्फ एक पोलन ग्रेन नहीं आता, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आते हैं, लेकिन जो मोस्ट कंपैटिबल पोलन ग्रेन होता है उसी को स्टिग्मा अलाउ करती है पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए। पोलन ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जिसकी मदद से जो मेल गैमीट्स हैं वो एग सेल तक पहुंच पाते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, पोलन ग्रेन्स में से जो मेल गैमीट्स है वो ट्यूब में रिलीज होते हैं और धीरे धीरे करके पहुंच जाते हैं फीमेल गैमीट तक यानी कि एग सेल तक। जैसे ही मेल गैमीट एग सेल तक पहुंचते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ यानी कि फीमेल गैमीट के साथ। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमीट प्रेजेंट थे, यानी कि यहाँ पर दो मेल गैमीट्स हैं, लेकिन जो फीमेल गैमीट है वो सिर्फ एक ही है। जो पहला मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा एग सेल के साथ, और जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज होता है सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियाई के साथ। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सेंटर में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जो सेकंड मेल गैमीट है ये सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा
और बनाएगा एंडोस्पर्म। सो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है और बनता है जाइगोट। अब सेकेंड फर्टिलाइजेशन में जो सेकेंड मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर बनाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बहुत ही जरूरी सब्सटेंस है। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव मटेरियल है जो डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट देगा फर्दर डेवलप होने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फर्टिलाइजेशन हुई है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स देखे जाते हैं, ऐसे प्लांट्स में होता है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दो फर्टिलाइजेशन देखी जाती है। बट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बना है वो फर्दर डिवाइड करके बनाता है एक एम्ब्रियो, और जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। आप सभी ने मैंगो तो कंज्यूम किया ही होगा। अब मैंगो में हम सभी ने देखा है एक ही सीड होता है। इसका मतलब ये जो सीड है ये फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल रहा होगा, और जो फ्रूट है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी रही होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको किसी फ्रूट में बहुत सारे सीड्स दिखते हैं तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले उस ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल रहे होंगे। अब जो बाकी के पार्ट्स हैं जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, वो सब ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी कि शेड हो जाते हैं। अभी तक हमने समझा फ्लावरिंग प्लांट्स में देखी जाती है डबल फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, ओव्यूल सीड बना देता है, और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसा कि हमें पता है जो नया प्लांट है वो जर्मिनेट होता है सीड से। तो चलिए सीड के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं। जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, बट फिर एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है। अब ये जो सीड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एम्ब्रियो को यानी कि फ्यूचर प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सीड की इमेज ली है, और ये जो सीड है एक चना सीड है। जब हम इस सीड को ओपन करते हैं तो हमें ये दो स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कॉटिलिडन, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब सेंटर में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है एम्ब्रियो, यानी कि फ्यूचर प्लांट। अब ये जो एम्ब्रियो है जैसे ही इसको नरिशमेंट मिलेगी ये जर्मिनेट होगा नए प्लांट में। एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, जो अपर पार्ट होता है उसको प्लोम्यूल बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेडिकल। जो प्लोम्यूल है आगे जाके जर्मिनेट होता है और बनाता है शूट सिस्टम, यानी कि प्लांट के वो पार्ट्स जो मिट्टी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स। और जो रेडिकल है वो बनाता है रूट सिस्टम, यानी कि प्लांट के वो पार्ट्स जो मिट्टी के नीचे दबे हुए होते हैं, यानी कि रूट्स। एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, प्लोम्यूल एंड रेडिकल, जो प्लांट में आगे जाके शूट सिस्टम और रूट सिस्टम बनाते हैं। अब ये जो सीड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट के लिए, क्योंकि सीड की मदद से जो एम्ब्रियो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, और जो सीड है वो डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है, यानी कि जो सीड है वो एम्ब्रियो को कहीं और ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, जिससे जो प्लांट है अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से न्यूट्रिएंट ले सके। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। और ये टॉपिक आपके बुक में यहाँ पर, इसके नेक्स्ट पेज पे और इसके भी नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक समझाया हुआ है। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बट अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ह्यूमन बीइंग्स पैदा होते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केपेबल होते हैं? नहीं,
ह्यूमन बीइंग्स पैदा होते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केपेबल नहीं होते। ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ होती है उसके अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे चाइल्डहुड फेज, जिसको जुवेनाइल फेज भी बोलते हैं। अलग अलग फेजेस होते हैं और इन फेजेस के दौरान जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी बॉडी में अलग अलग टाइप की ग्रोथ होती है। और अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव चेंजेस की, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की, तो वो होते हैं मेजरली ड्यूरिंग एडोलेसेंस। सो एडोलेसेंस एक लाइफ का फेज है जिस दौरान ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में मेजर रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो डेवलप होते हैं मेल में और फीमेल में। अब मेल और फीमेल में अलग अलग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। अभी मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीमेल बॉडी का जो यूट्रस है उसकी इनर लाइनिंग ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में शेड होती है। बट ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। सो फीमेल्स जैसे ही अपनी एडोलेसेंस में एंटर करती हैं, उनकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही अगर मैं बात करूं बॉयज की, तो बॉयज में यानी कि मेल्स में बियर्ड और मुस्टैच डेवलप होना शुरू हो जाती है, यानी कि फेशियल हेयर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही मेल्स में वॉइस में भी चेंज आता है, यानी कि जो मेल की वॉइस होती है वो काफी भारी हो जाती है, लो पिच हो जाती है। सो ऐसे अलग अलग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं मेल में और फीमेल में। अब एडोलेसेंस के दौरान जो मेल और फीमेल की बॉडी होती है उस दौरान बहुत अलग अलग चेंजेस आते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल और इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। सो ये जो फिजिकल चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल की बॉडी में, इनको हम बोलते हैं प्यूबर्टल चेंजेस या फिर प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी की मदद से जो मेल और फीमेल है वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को अटेन करते हैं, यानी कि प्यूबर्टी के दौरान जो मेल और फीमेल की बॉडी है वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अटेन करती है। अब इस दौरान हमें याद रखना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स भी बहुत जरूरी है। सो मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं वो डेवलप होते हैं, जिससे गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगती है और साथ ही गैमीट ट्रांसफर करने में जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करेंगे, जैसे कि पीनस, वेजाइना और यूट्रस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सो ये सारे चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जो मार्क करते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन मेल एंड फीमेल्स। अब हमने ये तो समझ लिया है कि एडोलेसेंस के दौरान क्या-क्या चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल में। अब चलिए मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मेल्स में प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है मेल गैमीट फॉर्मेशन में, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन में, और फॉर्मेशन के बाद उनके ट्रांसफर में भी हेल्प करता है। तो चलिए समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो सबसे पहला ऑर्गन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस। अब आप देख सकते हैं कि जो टेस्टिस है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक। जो टेस्टिस है वो बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट होते, बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। बट अब आपसे पूछा जाएगा कि जो टेस्टिस है वो बॉडी के अंदर क्यों नहीं लोकेटेड होते, बाहर क्यों लोकेटेड होते हैं? टेस्टिस हेल्प करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में। अब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की नीड होती है, इसीलिए जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं। अब टेस्टिस के फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। जो टेस्टिस है वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और साथ ही ये रिलीज करते हैं मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन वो मेल सेक्स हार्मोन है जो मेल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और साथ ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। सो
टेस्टिस वो ऑर्गन है जो स्पर्म प्रोडक्शन करती है और साथ ही टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट भी करती है। अब आप देख सकते हैं कि जो टेस्टिस है उससे ट्यूब अराइज हो रही है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं वास डेफरेंस, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। वास डेफरेंस को स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि जो वास डेफरेंस है वो टेस्टिस से स्पर्म्स को कलेक्ट करने के बाद ट्रांसफर करती है यूरेथ्रा तक। अब चलिए सबसे पहले हम वास डेफरेंस के पैसेज को देखते हैं। जो वास डेफरेंस है वो टेस्टिस से स्पर्म्स को कैरी करती है और आगे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन कलेक्ट होता रहता है। अब ये जो यूरिन है ये आगे ट्रांसफर करा जाता है एक डक्ट में जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, और इसी डक्ट में जो वास डेफरेंस है वो भी आगे कंबाइन हो रही है। मेल्स में यूरेथ्रा वो पैसेज है जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म्स दोनों रिलीज होते हैं बॉडी से। यूरेथ्रा एक्ट्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स। जो यूरेथ्रा है वो एक कॉमन पैसेज होता है यूरिन और स्पर्म्स के लिए मेल्स में। अभी तक हम टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डेफरेंस और यूरेथ्रा के बारे में समझ चुके हैं। अब चलिए समझते हैं उन एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में जो रिप्रोडक्शन में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एक ऐसा ग्लैंड है जो सिक्रीट करता है सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्पर्म्स को कंटिन्यूअसली नरिशमेंट देते हैं और साथ ही उनके इजी ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट ग्लैंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है क्योंकि ये एक ऐसा फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसकी मदद से स्पर्म्स को मोटिलिटी प्रोवाइड होती है। मोटिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिनकी मदद से स्पर्म्स को मोटिलिटी मिलती है और नरिशमेंट भी मिलती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑर्गन प्रेजेंट है। इस ऑर्गन को हम बोलते हैं पीनस। ये जो ऑर्गन है स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगी। इसी के साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब जैसा कि हमने अभी समझा, मेल बॉडी बनाती है मेल गेमीट्स। तो चलिए मेल गेमीट यानी कि स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक स्पर्म की इमेज ली है। अब स्पर्म के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हेड, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है मेल डीएनए। सेकंड पार्ट होता है मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड और लास्ट पार्ट है टेल, जिसकी मदद से जो स्पर्म्स है मूव कर पाते हैं। हेड, मिडल पीस और टेल ये 3 पार्ट्स होते हैं स्पर्म के। इसी के साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और हम चलते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ, जो आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक गिवन है। मेल्स की तरह फीमेल में जो फीमेल गैमीट बनाने में ऑर्गन हेल्प करती है वो है ओवरी। फीमेल में पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होते हैं जो बनाते हैं फीमेल गैमीट यानी कि ओवम, और साथ ही ये सिक्रीट करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन जो है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फीमेल्स में ईस्ट्रोजन वो सेक्स हार्मोन है जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। अब जैसा कि हमने अभी समझा, मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन होती है, लेकिन मेल्स में जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो प्यूबर्टी के दौरान स्टार्ट होती है। अब अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, तो फीमेल्स में क्या ओवम प्रोडक्शन प्यूबर्टी के दौरान ही शुरू होगी? नहीं, फीमेल में ओवम प्रोडक्शन जब स्टार्ट हो जाती है जब फीमेल खुद पैदा भी नहीं हुई होती, यानी कि जब फीमेल अपनी मदर वूम के अंदर होती है, यूट्रस के अंदर होती है, तभी से उसकी ओवरी में ओवम प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। जब फीमेल खुद पैदा भी नहीं होती, तभी से उसकी ओवरी में बहुत सारे इमैच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं।
लेकिन जब वो फीमेल अपनी प्यूबर्टी में एंटर करती है तो हर महीने एक एग मैच्योर होता है और रिलीज होता है। सो मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन प्यूबर्टी के दौरान स्टार्ट होती है, लेकिन फीमेल्स में जो ओवम प्रोडक्शन है, जो एग प्रोडक्शन है, वो उसके एम्ब्रियोनल स्टेज पे, यानी कि जब वो अपनी मदर्स वूम में होती है तभी से शुरू हो जाती है। सो ओवरी के बारे में हमने समझ लिया है कि ये ओवम को प्रोड्यूस करती है और साथ ही फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करती है। अब जो ओवरी है वो ओवम को मैच्योर करके रिलीज करती है एक ट्यूब में, जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। ये एक ऐसी ट्यूब है जो ओवरी से ओवम को कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करती है यूट्रस तक, जिसको हम मदर्स वूम भी बोलते हैं। सो egg is carried from the ovary to the uterus through the fallopian tube। जो एग है वो ओवरी से यूट्रस तक कैरी होता है फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओवी डक्ट के थ्रू। अब चलिए समझते हैं थर्ड पार्ट के बारे में, जो है यूट्रस। यूट्रस को मदर्स वूम भी बोला जाता है क्योंकि यूट्रस वो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर डेवलपमेंट होती है एक ह्यूमन बेबी की, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में डेवलप होता है एक ह्यूमन बेबी में। इसीलिए यूट्रस को मदर्स वूम भी बोला जाता है। अब ये जो यूट्रस है ये इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये एक्सपैंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब साथ ही हमें इसमें ध्यान रखना होगा कि जो यूट्रस है उसकी सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और ये जो एंडोमेट्रियम है ये बनी होती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स से। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो यूट्रस है ये वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर ह्यूमन बेबी की डेवलपमेंट होगी। अब डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट की जरूरत है और नरिशमेंट लिया जाएगा मदर्स बॉडी से। सो जो ब्लड वेसल्स है वो मदर्स बॉडी से नरिशमेंट को ट्रांसफर करेंगी डेवलपिंग ह्यूमन बेबी तक। सो जो यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, यानी कि जो रेड कलर्ड लेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बनी होती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स से जो नरिशमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यूट्रस के बाद आप देख सकते हैं जो पैसेज है वो काफी नैरो हो गया है। इस पैसेज को हम बोलते हैं सर्विक्स, जो आगे कंटिन्यू होता है एक लॉन्ग पैसेज में जिसको हम बोलते हैं वेजाइना। अब ये जो सर्विक्स और वेजाइना है ये दोनों मिलके बनाती हैं बर्थ कैनाल। अब यहाँ पर सर्विक्स और वेजाइना को बर्थ कैनाल बोला गया है क्योंकि डेवलपमेंट के बाद जो ह्यूमन बेबी है वो सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू ही मदर्स बॉडी से बाहर डिलीवर होगा। सो जो सर्विक्स है वो नैरो लोअर पार्ट है यूट्रस का जो कनेक्ट करता है वेजाइना से। अब जो वेजाइना है वो एक पैसेज है जिसके थ्रू जो स्पर्म्स हैं वो एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब होता है सेक्सुअल कांटेक्ट, जिसके दौरान जो मेल है वो वेजाइना में स्पर्म्स को रिलीज करता है और जो स्पर्म्स है वो वेजाइना के थ्रू एंटर करते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर फर्टिलाइजेशन। अब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब चलिए समझते हैं फीमेल गैमीट के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि ओवम के स्ट्रक्चर को। सो यहाँ पर मैंने एक ओवम की इमेज ली है। ओवम एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि एक सेल है तो सेल की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ओवम की आउटर मोस्ट लाइनिंग को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। अब क्योंकि एक सेल है तो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रेजेंट होगा फीमेल डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल। सो ओवम के 3 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और इसी के साथ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट होता है। अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझ लिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी समझ लिया है। अब चलिए समझते हैं कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर गिवन है। तो जैसा कि अभी हमने समझा था, जब फीमेल अपनी प्यूबर्टी में एंटर करती है तो दोनों ओवरी में से कोई एक ओवरी उन इमैच्योर एग में से किसी एक एग को मैच्योर करके
रिलीज कर देती है फेलोपियन ट्यूब में यानी कि ओविडक्ट में। अब ओविडक्ट इस ओवम को कैरी करके पहुंचाता है यूट्रस तक। अब अगर इस टाइम पीरियड के दौरान मेल और फीमेल बॉडी सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो जो स्पर्म्स हैं वो वेजाइना के थ्रू एंटर हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही ओवम प्रेजेंट है। सो इन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से कोई एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को और बना देता है जाइगोट। सो जो ओवम है वो स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है और बनता है एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर यानी कि जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये एक ही सेल से बना है, लेकिन जो ह्यूमंस है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि मल्टीपल सेल्स से बने होते हैं। सो जो जाइगोट है वो मल्टीपल टाइम्स सेल डिवीजन करेगा और बनाएगा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो को फर्दर ऑर्गन्स डेवलप करनी है, ऑर्गन सिस्टम बनाने हैं, तो ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। इसीलिए जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की इनर लाइनिंग में एम्बेड हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, जिससे एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे नरिशमेंट पहुंचता है और जो एम्ब्रियो है वो फर्दर डेवलप कर पाता है। अब एम्ब्रियो को मैक्सिमम नरिशमेंट देने के लिए जो एंडोमेट्रियम है वो फर्टिलाइजेशन के बाद और ज्यादा थिक हो जाती है, जिससे वो फूड और ऑक्सीजन को अच्छे से सप्लाई कर पाए डेवलपिंग एम्ब्रियो तक। अब ये जो एम्ब्रियो है ये एंडोमेट्रियम से फूड और ऑक्सीजन को गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और फर्दर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन और डेवलप होने के लिए इसकी नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से एक और टिश्यू डेवलप होता है यूट्रस में जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक डिस्क शेप टिश्यू है जो मदर्स बॉडी से नरिशमेंट को ट्रांसपोर्ट करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो तक, और डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो वेस्ट जनरेट होता है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। अब प्लेसेंटा से नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो एम्ब्रियो है वो ऑर्गन्स भी डेवलप करना शुरू कर देता है, और ऐसी स्टेज जिसमें ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाती है उस स्टेज पर हम एम्ब्रियो नहीं बोलते, हम बोलते हैं फीटस। सो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फीटस बनता है। अब इस फीटस को फुल्ली डेवलप होने के लिए लगते हैं 9 मंथ्स, जिसको हम प्रेगनेंसी पीरियड या फिर जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। जेस्टेशन पीरियड वो प्रेगनेंसी पीरियड है जिसमें एम्ब्रियो को टोटल 9 मंथ्स लगते हैं एक ह्यूमन बेबी में डेवलप होने के लिए। सो आफ्टर 9 मंथ्स ये जो फीटस है ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा और चाइल्ड बर्थ के लिए रेडी होगा। सो जब ये फीटस फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो जो यूट्रस की मसल्स है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी यानी कि स्क्वीज करेंगी, जिससे जो ये फीटस है वो बर्थ कैनाल के थ्रू उसका जन्म हो जाएगा और वो बॉर्न हो जाएगा। सो बेबी इज बॉर्न ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन यूट्रस। जो बेबी है वो बॉर्न होता है क्योंकि यूट्रस की मसल्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो बेबी है वो बर्थ कैनाल के थ्रू डिलीवर हो जाता है। सो इस तरह से होता है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। बट अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता तो क्या होता? अगर स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज नहीं करता तो क्या होता? चलिए समझते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा, जो ओवरी है वो ओवम को रिलीज करती है। सो जो ओवम है वो ओविडक्ट में 1 दिन के लिए सरवाइव करता है यानी कि वाइबल रहता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो ये सिंगल सेल्ड ओवम है ये डिजेनरेट हो जाता है और जो यूट्रस लाइनिंग है जो थिक हुई थी फॉर नरिशमेंट ये ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर रिलीज होती है। सो यूट्रस लाइनिंग slowly breaks down and comes out as blood and mucus
through vagina called menstruation, which lasts for 2 to 8 days. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जो ओवम है वो डिजेनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जो यूट्रस लाइनिंग है वो धीरे धीरे टूटकर बाहर आएगी ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वेजाइना से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, जो फीमेल्स में होता है 2 से 8 दिन तक। सो हर महीने फीमेल में जो ओवरी है एक इमेच्योर एग को मैच्योर करके रिलीज करती है, और साथ ही जो यूट्रस लाइनिंग है वो थिक हो जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो ओवम है, जो एग है, वो डिजेनरेट हो जाता है और फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता है। और ये जो इवेंट्स है हर महीने फीमेल में रिपीट होते हैं, इसीलिए इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स में प्यूबर्टी में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और इस ऑनसेट को हम बोलते हैं मेनार्क। और जब फीमेल 45 टू 50 इयर्स के एज ग्रुप के बीच में पहुंचती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनोपॉज। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है। सो इसी के साथ हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक गिवन है। अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो जैसे ही जब कोई मेल या फीमेल बॉडी अपनी प्यूबर्टल एज में एंटर करती है, यानी कि प्यूबर्टी में एंटर करती है, तो मेल और फीमेल की बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, यानी कि प्यूबर्टल चेंजेस आते हैं। तो क्या इसका मतलब मेल और फीमेल की बॉडी रेडी है रिप्रोडक्शन के लिए? नहीं, सिर्फ फिजिकल चेंजेस इनफ नहीं होते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजिकल चेंजेस के साथ साथ इमोशनल और मेंटल चेंजेस, यानी कि इमोशनल और मेंटल मैच्योरिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है और बहुत सारे रिस्क आते हैं। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक टर्म है, एक स्टेट है जिसमें कंप्लीट वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल इज रिक्वायर्ड। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमें रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स में वेलबीइंग होना बहुत जरूरी है, यानी कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हमें सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रिप्रोडक्शन के दौरान हमें फेस करनी होती है, और साथ ही जो पोटेंशियल रिस्क है सेक्सुअल एक्टिविटी के, उन सब के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है। अब चलिए बात करते हैं उन रिस्क की जो आते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ। सो सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ कुछ रिस्क आते हैं। अब ये जो रिस्क है, इनसे अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, और इन बीमारियों को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये वो डिजीजेस हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होती हैं। तो जैसा कि हमें पता है अलग अलग टाइप की डिजीजेस होती हैं जो अलग अलग तरह से स्प्रेड होती हैं, लेकिन कुछ डिजीजेस होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये वो डिजीजेस हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होती हैं, यानी कि जब इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडी फ्लूइड किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये डिजीजेस स्प्रेड हो जाती हैं। और मोर स्पेसिफिकली अगर मेल का सीमेन फीमेल के वेजाइनल फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये डिजीजेस स्प्रेड हो जाती हैं। अब ये जो डिजीजेस हैं ये अलग अलग तरह से होती हैं, जैसे कुछ डिजीजेस होती हैं बैक्टीरिया की वजह से और कुछ डिजीजेस होती हैं वायरसेस की वजह से। बैक्टीरियल डिजीजेस जैसे सिफिलिस और वायरल डिजीजेस जैसे कि एड्स, ऐसी अलग अलग टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं जो बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होती हैं। तो इनको रोका कैसे जा सकता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोका जाता है कॉन्डम्स की मदद से। कॉन्डम्स एक टाइप का बैरियर मेथड है जिनकी मदद से जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको कांटेक्ट में आने से रोका जाता है। अब जो कॉन्डम्स है वो एक बैरियर होती है, और ये जो कॉन्डम्स है ये मेल भी यूज कर सकते हैं और फीमेल भी यूज कर सकती है, और इन कॉन्डम्स की मदद से जो सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड है वो कांटेक्ट में नहीं आते, जिस वजह से जो एसटीडी है वो प्रिवेंट हो जाती है।
सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स हैं जिनकी मदद से अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। बट कोई कपल प्रेगनेंसी को अवॉइड क्यों करेगा? अब जैसे कोई फीमेल है जो मेडिकली फिट नहीं है चाइल्ड बियरिंग के लिए, सो उस केस में भी जो फीमेल है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज कर सकती है। सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स हैं जिनकी मदद से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। अब ये जो मेथड्स हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे पहला मेथड है बैरियर मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बैरियर की मदद से एग यानी कि ओवम को स्पर्म के साथ फ्यूज करने से रोका जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कॉन्डम की इमेज ली है। कॉन्डम्स लेटेस्ट शीट से बने होते हैं जो मेल या फिर फीमेल यूज कर सकती है। कॉन्डम्स की मदद से जो स्पर्म्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर नहीं कर पाते, जिस वजह से वो एग तक नहीं पहुंच पाते फर्टिलाइजेशन के लिए। सो बैरियर मेथड में यूज किया जाता है कॉन्डम्स को। अब जो कॉन्डम्स है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो है ही, बट साथ ही ये एसटीडी को भी प्रिवेंट करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो है ओरल पिल्स। ओरल पिल को कंज्यूम करती हैं फीमेल्स। इन पिल्स के अंदर होते हैं आर्टिफिशियल हार्मोन्स जो ओवरी से एग रिलीज को प्रिवेंट करते हैं यानी कि रोक देते हैं। और अगर ओवम रिलीज नहीं होगा सो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। अब चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिनको आईयूडीज भी बोलते हैं। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनको यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है। इन डिवाइसेस की मदद से स्पर्म्स की एंट्री को रोका जाता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं ये अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कुछ डिवाइसेस का नाम है कॉपर टी एंड लूप। अलग अलग टाइप की इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती है जो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज की जाती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक आईयूडी की इमेज ली है, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अब इस डिवाइस को डॉक्टर की मदद से प्लेस किया जाता है फीमेल के यूट्रस के अंदर और इस डिवाइस की मदद से स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक एंटर करने में रोका जाता है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट मेथड जो है सर्जिकल मेथड। जो सर्जिकल मेथड है इसमें सर्जरी की मदद से कॉन्ट्रासेप्शन को अचीव किया जाता है। सर्जिकल मेथड मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है। मेल्स में सर्जिकल मेथड को बोलते हैं वासेक्टोमी। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है। अब वास डिफरेंस को अगर कट कर दिया जाता है तो जो स्पर्म्स हैं वो यूरेथ्रा तक नहीं पहुंच पाते, जिससे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिलीज नहीं हो पाते। अब फीमेल्स में इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एक ऐसा सर्जिकल मेथड है जिसमें फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है, जिस वजह से जो ओवम है वो यूट्रस तक ट्रांसफर नहीं हो पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। सो सर्जिकल मेथड एक परमानेंट मेथड है जिसकी मदद से जो कपल है परमानेंटली कॉन्ट्रासेप्शन को अचीव कर सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ये सारे जो मेथड्स थे ये मेथड्स यूज करे जा रहे थे अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, बट उन केसेस का क्या जिनमें प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है? सो उन केसेस में हम कपल्स को एडवाइस कर सकते हैं अबॉर्शन के लिए, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। सो इट इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए अबॉर्शन किया जाता है। अबॉर्शन के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे कोई फीमेल है जो मेडिकली फिट नहीं है अभी चाइल्ड बियरिंग के लिए, तो उन केसेस में भी जो डॉक्टर्स हैं वो अबॉर्शन के लिए एडवाइस कर सकते हैं। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट होता है और इस चैप्टर का कैप्सूल भी कंप्लीट होता है। आई होप
अब आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा और सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर कैप्सूल में। थैंक यू।